हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में, इस नए टॉपिक में मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आसान सा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, न ज़्यादा डिफिकल्ट है। और नोट्स भी बनवाऊंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट्स बहुत काम करते हैं। एक समरी होती है, मैं डिक्टेशन करके भी लिखा दूंगा, कुछ बोर्ड पर भी लिखूंगा, समझाऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से क्लियर साफ नोट्स बनाइएगा। और समझाने के साथ साथ मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि आपको एट अ टाइम, सेम डे सेम टाइम टॉपिक प्रिपेयर हो जाए, याद हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाद में आप दोबारा वीडियो देखें या बार बार लर्न करें, रीड करना पड़े। मेरा प्रयास ये रहेगा एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड यही तुरंत याद करा दूं वीडियो के साथ साथ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत धीमा पढ़ाता हूँ। धीमे धीमे पढ़ाने का प्रयास करूंगा, स्लो पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप समझ सकें। आपको एक्स्ट्रा फिर क्लास की कोई नीड नहीं रहेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेरी इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी साथ में ही कंटिन्यूअस कराऊंगा, टॉपिक और उसकी न्यूमेरिकल में कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा इसी वीडियो में नहीं पॉसिबल है, इसके लिए मेरे आगे अलग से सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर यूनिट के लिए अलग अलग 2 सेक्शन में वीडियो होंगे। एक वॉल्यूम 1 के लिए होगा जो बोर्ड बेस्ड होगा, यानी सभी बोर्ड्स, सीबीएसई, आईएससी या फिर स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए वो कॉमन होंगे। और एक हमारा वीडियो बनेगा लेवल 2 के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट है, आईआईटी, जेईई वगैरह है, उन पर बेस्ड होगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत एक एक पॉइंट वाइज देखते जाइएगा। आप कंटेंट्स कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी बुक से स्टैंडर्ड तक मैं कंटेंट दूंगा आपको। थोड़ा सा आपको अटेंशन रखना पड़ेगा मेरी वीडियो पर, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब तक आप थोड़ा सा एफर्ट नहीं देंगे तब तक समझने में दिक्कत हो सकती है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आए मेरी बात, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में मॉरल बताना चाहता हूँ कि नोट्स बनाकर रख लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। नोट्स बनाने के साथ साथ हमें तैयार होना चाहिए। जितना पढ़ें, भले ही थोड़ा पढ़ें, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, थोड़ा सा धीमा पढ़ा जाए, लेकिन जितना पढ़ा जाए उतना एट ए टाइम तैयार हो जाए, याद हो जाए, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं प्रयास करूंगा आपको कि वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करने के साथ साथ आपको लर्न भी करवा सकूं मैं अपनी क्लास में। मेरा ये थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा। तो इसी पर एक मैंने मॉरल की स्टोरी पढ़ी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उस स्टोरी को। बहुत पहले की बात है, कहीं एक क्लास चल रही थी, मैथ्स की क्लास थी। टीचर पढ़ा रहा था मैथ्स की क्लास, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स को आप जानते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, टीचर कहते हैं भाई नोट करिए। क्लास में सबसे लास्ट में एक बच्चा बैठा था जो नोट नहीं कर रहा था, केवल उसका फोकस बोर्ड पर था। टीचर समझा देता था, वो चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन टीचर की नजर पहुंची, टीचर ने देखा कि लगातार 3-4 प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, लेकिन इस बच्चे ने नोट नहीं किया। तो टीचर को लगा, पूछे जरा क्यों भाई नहीं नोट कर रहे हो? क्योंकि कुछ लास्ट बेंच में तो आप जानते हो हीरो टाइप के लोग बैठते हैं। तो गुरुजी को लगा ये कौन हीरो बैठ गया भैया मेरी क्लास में। सर ने कहा, ए भाई लास्ट बैक बेंच, हाँ यू रेड शर्ट, उठ जाओ, बताओ भाई क्यों नहीं नोट कर रहे हैं आप? उस बच्चे ने कहा कि सर वो मैं नोट कर रहा हूँ। टीचर को लगा, देखो मैं देख रहा हूँ अपने टाइम से नोट नहीं कर रहा है और मेरी सामने ही झूठ बोल रहा है। तो टीचर ने कहा, अच्छा भैया नोट करो तो जरा इधर नोटबुक दिखावा कर। तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर वो दिमाग पर नोट कर रहा हूं मैं। बस अब क्या था, सर जी तो आग पर बुलाओगे, नाराज हो गए, कल इधर आओ, तुम्हारा 3 पास ठीक करते हैं जरा। बुलाया उसको, कह लगे लो बोर्ड पे करके दिखाओ जो अभी मैंने कराया टॉपिक। अब बच्चे ने कर दिया। टीचर को लगा अभी तुरंत ताजा कराया, शायद याद हो गया आपको। उन्होंने कहा चलो अच्छा इसके पीछे वाला देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन बैक का दे दिया उन्होंने, उस बच्चे ने वो भी सॉल्व कर दिए। एक तो पुराने टॉपिक्स को उठा करके उन्होंने लिए, वो भी सॉल्व कर दिए।
जबकि नोट नहीं थे उसके पास वो टॉपिक्स। तो टीचर को लगा इसने दिमाग में सही नोट कर लिया है। तब जाकर के टीचर का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा जरूर आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में, इतना ज़्यादा अगर आप कंसंट्रेशन दे रहे हैं क्लास में। आपको बता दूं ये कौन थे? ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, प्रयास करिए, आइडियल अच्छा होना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम जैसा ही कुछ अच्छा कर जाएं। आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक है, नेम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, देखिए गॉस थ्योरम के नाम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं आपको फिजिक्स के साथ कुछ और एडिशनल चीजें भी समझाऊंगा, बताता चलूंगा। हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो, तो मैं तो ऐसे बता रहा जाता हूं कि सभी लोगों को पता चल जाए। गॉस थ्योरम में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगी, उसके बाद एस नहीं लगाया गया है। तो एक ग्रामर का रूल है कि जिन वर्ड्स जो मतलब नेम्स एस से समाप्त होते हैं उनमें अपॉस्ट्रोफी लगाकर छोड़ देते हैं। जो नेम का एस है वही अपॉस्ट्रोफी के बाद के इसका काम करता है और उसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए गॉस में मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाई है, लेकिन उसके बाद एस नहीं लगाया है। ये तो हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है गॉस थ्योरम के टॉपिक का नाम है। अब आप देखिए थोड़ा सा कि इस टॉपिक को समझने के पहले कुछ छोटे मोटे और आर्टिकल्स हैं, 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज है, इसमें टर्म आता है एरिया वेक्टर। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम आपको नोट भी कराएंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। एरिया वेक्टर, अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या, मैंने तो 11th में पढ़ा था कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती। बिल्कुल सही। एक्चुअल में नॉर्मली अगर एरिया वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, एरिया है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। दे डज नॉट हैव डायरेक्शन, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन एरिया वेक्टर बन जाता है, कब बन जाता है? जब इसे सरफेस एरिया की तरह इस्तेमाल किया जाए। किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर लिया जा रहा है तो फिर एरिया वेक्टर उसको बोलेंगे। जैसे सपोज करिए किसी स्फीयर का एक सेगमेंट है, ये स्फीयर का सेगमेंट है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा, वो सरफेस पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, ये एरिया वेक्टर बनेगा। एरिया एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे वेक्टर नोटेशन देने के लिए हम लोग करते क्या है, एक n कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन होती है। तो इसलिए जब हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ में, तो ये बन जाएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ध्यान रखिएगा, वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब सरफेस एरिया यूज करेंगे तब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और इस टॉपिक में हमें एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर करना है, एज अ वेक्टर लेना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर सरफेस एरिया होता है। जैसे एग्जांपल में समझा दूं, ये जो मार्कर है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंडर है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो एरिया का मतलब देखिए दो एरिया होंगे, एक ही कर्व सरफेस एरिया सीएसए और एक ही एरिया बेस होगा। एरिया बेस भी दो है, एक अपवर्ड एरिया, एक डाउनवर्ड एरिया। यानी हमें एरिया बताने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो एरिया इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी बनी। अगर हम सीएसए बोल रहे हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना सीएसए, तो तभी तो इसको आप बताएंगे। अगर हम बेस बोल रहे हैं और कौन सा बेस कर रहे हैं, ऊपर का या नीचे का, तो हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ रही है। इसलिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली या जनरली आप नोट करते जाइएगा, जनरली एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, बट surface area of any plane becomes वेक्टर। अब बात आती है कि अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो गई है तो भाई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो एरिया की डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, जिस सरफेस का एरिया फाइंड कर रहे हैं
उस पर परपेंडिकुलर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे इस मार्कर का एक कर्व सरफेस है तो इसका एरिया इस तरफ कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर। अगर इस बेस की बात करूं तो इसका एरिया परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। अगर इस बोर्ड के प्लेन की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। यानी जो भी सरफेस है उसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन शो करेंगे वो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर शो किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए इसके बाद की बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करूं अगर मैं तो इट डायरेक्टेड नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपका एरिया वेक्टर हुआ। इसका इंट्रोडक्शन हुआ एरिया वेक्टर का। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम में, इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को डिस्कस किया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपने 11th में पढ़ा होगा, ये भी सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड एंगल यहां समझा रहा हूं मैं, हमें सॉलिड एंगल की जरूरत है। प्लेन एंगल आप जानते हैं, प्लेन एंगल का मतलब होता है जो सर्कल में फॉर्म होता है। सर्कल के अंदर अगर हम सेंटर पे 2 सेगमेंट डाल दें तो वो प्लेन एंगल बनता है। लेकिन अगर वही सेगमेंट स्फीयर के लिए सोचे जाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं, बाजार गया वाटरमेलन खरीदने, तरबूज खरीदने। बड़ा सा तरबूज था, मैंने तरबूज वाले से कहा भैया ये बताओ क्या ये तरबूज पका है? उसने कहा गारंटी है। मैंने कहा कैसे मान लो भाई गारंटी है? आप लोग तो कोई भी तरबूज उठा के कह दे तो पका ले जाओ, हम कैसे जाने? तो कहने लगा चेक कर दें। मैंने कहा हाँ जरूर चेक कर दो भाई। उसने एक बड़ा सा तलवार निकाला पीछे से और ऐसे कट किया, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बस उतनी बड़ी तलवार देखते ही मैं डर गया। मैंने कहा बस भैया मैं समझ गया पका हुआ, कल नहीं रुक जाइए मैं दिखाता हूँ। उसने सेंटर से कट करके ऐसे एक सेगमेंट निकाल लिया बाहर, कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन की तरीके का एक सेगमेंट बाहर निकाल लिया। ये जो सेगमेंट बाहर निकाला उसके बाद जो ये जगह खाली बच गई, ये कहलाएगा हमारा सॉलिड एंगल। ये स्मॉल पार्ट है इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म में ले लिया है डी ओमेगा, छोटे से पार्ट की वजह से। अदरवाइज हम पूरे के लिए ओमेगा यूज करेंगे। इस स्फीयर का ये रेडियस हो जाएगा और ये जो एरिया आपने फाइंड आउट किया बाहर, जो ये एरिया सेगमेंट का, इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर, वो भी डिफरेंशियल फॉर्मेट में ले लीजिएगा डीए। इस तरीके से अगर हम कहें तो जो सॉलिड एंगल होता है वो डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए बाई आर स्क्वायर होता है। ये इसका फार्मूला बना सॉलिड एंगल का। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो छोटे से पार्ट की बात है, अगर पूरे स्फीयर की बात की जाए, पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है सॉलिड, तो देखिए फॉर होल स्फीयर, पूरे स्फीयर की अगर बात करता हूं मैं तो फॉर होल स्फीयर, तो एरिया वेक्टर जो ये दिए है इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? आप लोग तो जानते होंगे ना, एरिया ऑफ स्फीयर। ध्यान रखिएगा स्फीयर की बात हो रही है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया अगर यहाँ रख दिया जाए तो टोटल जो होगा, ध्यान रखिएगा, वो ओमेगा बन जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अब बात आती है इसकी यूनिट। ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, जबकि प्लेन एंगल की यूनिट, गौर से समझिएगा, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है, जबकि प्लेन एंगल की यूनिट ओनली रेडियन होती है। ठीक है, रेडियन, रेडियन सुना, डिग्री रेडियन, तो रेडियन होती प्लेन एंगल की। तो ध्यान रखिएगा एनी सर्कल, अगर सर्कल था तो प्लेन एंगल बनेगा। एनी सर्कल सबटेंडेड 360, अ सर्कल, एक सर्कल ध्यान रखिएगा, अ सर्कल सबटेंडेड 360, ये 180 इधर और 180 इधर, ये रेडियन में है और एंगल में या डिग्री में कह सकते हैं। इनकी यूनिट डिग्री और रेडियन चलती है, इनका कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, पाई बाई 180 करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर्कल सबटेंडेड टू पाई रेडियन एंगल एट इट्स सेंटर, सर्कल की बात हो रही है। ये प्लेन एंगल, ये क्या है? प्लेन एंगल। अब मैं बात
करता हूं आपसे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन पहले तो नोट कर लीजिए क्या होती है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एरिया सेगमेंट ऑफ स्फीयर at its center is called solid angle। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्फीयर का जो एरिया सेगमेंट है वो जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, ये सेंटर ले लीजिए, उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब पूरे होल स्फीयर solid angle becomes 4 पाई स्टेरेडियन। ध्यान रखिएगा स्टेरेडियन यूनिट यहां पर यूज की गई है, 4 पाई स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल की वैल्यू है। एक और चीज इसमें जानना है, फिर मैं आपको इतना समराइज कराता हूं, लर्न कराता हूं। देखिए आप लोगों ने डस्टबिन देखी होगी, डस्टबिन को जो पैर से हम लोग ऐसे धक्का देते हैं तो उसका कैप ऐसे उठ जाता है ऐसे करके। मैं उस डस्टबिन का इमेजिनेशन समझा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए ये ढक्कन है डस्टबिन का, आप यहां से पैर से दबाते हैं तो थोड़ा सा ये ढक्कन कुछ ऐसा हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था डी, लेकिन जब ये उठ गया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा एरिया से, तो जो डी है वो यहाँ पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ करके थीटा डिग्री वो टेंड कर जाएगा। तो सॉलिड एंगल फॉर स्लैंट सरफेस में बात कर रहा हूं, सॉलिड एंगल फॉर स्लैंट सरफेस, ये हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, सॉलिड एंगल फॉर स्लैंट सरफेस। उसके लिए डायग्राम बनाइएगा। तो देखिए डीए है, लेकिन इस सेंटर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डीए का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट एक्टिव होगा, डीए कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जानने हैं आपको, इसके बिना आगे टॉपिक समझाना पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लर्न करना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा। फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है, ठीक है। फिजिक्स में ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन न्यूमेरिकल तभी आते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिजिक्स के फंडा क्लियर हो। इसलिए थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिए और आगे, तो डीए का इस तरफ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर सेंटर से देखा जाए तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, डीए कॉस थीटा। तो फिर इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, चलिए उधर बता देते हैं थोड़ा सा। तो ओमेगा इज इक्वल टू डीए कॉस थीटा, या डी ओमेगा रहने दीजिए, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये स्लैंट सरफेस के लिए है। अगर तिरछा पृष्ठ हो, स्लैंट हो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको डस्टबिन का ढक्कन ऐसे होता है और जब आप पैर से दबाते हैं तो इसका तो यूं ऐसे उठ जाता है, तो इसका केवल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो जहां हम यूज करेंगे वहां इसका डीए कॉस थीटा यूज करेंगे। आइए इतनी चीज एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम चैप्टर को तैयार करने के लिए पहला काम हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो एरिया वेक्टर है। एरिया नॉर्मल बोलचाल में अगर आपसे सिंपल एरिया की बात की जाए तो स्केलर है, इसे वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, फिर उसका नाम बन जाता है एरिया वेक्टर। ये कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। जब कोई प्लेन लेते हैं, किसी सरफेस का एरिया लेते हैं या उसका छोटा पार्ट लेते हैं, तो फिर उसे हमें डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है, तब वो एरिया वेक्टर बन जाता है। ये डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी बुक में काम करेगा, ऐसा नहीं किसी टॉपिक में गॉस थ्योरम में जरूरत है, आगे मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, उसके आगे बहुत जगह यूज होना है, तो बार-बार नहीं बताऊंगा कि एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया बिकम्स वेक्टर, एरिया बिकम्स वेक्टर व्हेन इट इज टेकन एट द सरफेस। तो आइए फिर से बात करता हूं। तो मैंने कहा इसे वेक्टर बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया का मैग्नीट्यूड वही दिया है, डायरेक्शन यूज करने के लिए हमने क्या किया, एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा जरा। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या नॉर्मल आप कुछ भी कह सकते हैं, टू द सरफेस, टू द सरफेस। नोट करते जाइए, सीक्वेंस ध्यान रखिए नोट करने का, उल्टा सीधा भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, समझदार है आप लोग समझ लेंगे, बट मैं चाहता हूं कि सीक्वेंस रहे
तो सबसे पहले आर्टिकल का नाम गॉस थ्योरम, उसमें सबसे पहला आर्टिकल बनेगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डेफिनेशन, फार्मूला और ये डायग्राम इसका है एक काम। फिर आप इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, तो डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल रहेगी सरफेस के। इसके बाद हमें सॉलिड एंगल समझाना है, लेकिन प्लेन एंगल आपको पता है, आपने पहले प्लेन एंगल ही पढ़ा छोटी क्लास में। तो प्लेन एंगल होता था उसकी यूनिट होती थी एसआई यूनिट रेडियन और एक यूनिट डिग्री ग्रेडियंट और भी होती है। तो कोई सर्कल अपने सेंटर पर ध्यान रखिएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री प्लेन एंगल बनाता है। ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है कि आपको पता रहे। इसके बाद आते हैं सॉलिड एंगल, इसकी जरूरत है। सॉलिड एंगल बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा स्फीयर या उसका कोई पार्ट अपने सेंटर पे जो एंगल बनाए, सेंटर पे कोन लाइक जोकर की जो कैप होती है ऐसे कोन के स्ट्रक्चर में, उसका जो सेंटर पे बनता है एंगल, उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो द एंगल ये देखिए सॉलिड एंगल हेडिंग डालेंगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, इतनी डेफिनेशन लिखिएगा, फिर ये फार्मूला, तो ये तरीका ठीक रहेगा। डेफिनेशन लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय एरिया सेगमेंट एरिया पार्ट ऑफ एलिमेंट स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। फॉर होल स्फीयर ऑफ सॉलिड, अगर हम पूरे स्फीयर का निकालना चाहें तो चूंकि ये फार्मूला बन चुका है, इस डेफिनेशन के बाद सीक्वेंस में बिल्कुल लिखिएगा, यहां तक डेफिनेशन हो गई, इसके बाद ये फार्मूला नोट करना है आपको, d ओमेगा d अपॉन r स्क्वायर। फिर dA मतलब एरिया, तो पूरे स्फीयर को अगर कंसीडर करते हैं तो पूरा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। पूरा सरफेस एरिया कितना होता है? हाँ ध्यान रखिएगा, पाई r स्क्वायर नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, वो एरिया सर्कल का होता है, हमें यहाँ किसका लेना है? स्फीयर का। तो इसको लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो जब इसे क्या 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ओमेगा आएगा 4 पाई, यूनिट क्या लिखेंगे? स्टेरेडियन। बात आती है अगर कहेंगे स्लैंट सरफेस यूज करना पड़े, सरफेस जरूरी नहीं कि एकदम रेगुलर हो, कभी-कभी तिरछे सरफेस होते हैं, स्लैंट सरफेस होते हैं। तो अब बात स्लैंट सरफेस की करते हैं, तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्लैंट सरफेस, फॉर स्लैंट सरफेस तिरछा सरफेस है, लैटरल सरफेस कुछ भी कह सकते हैं आप। स्लैंट सरफेस की अगर बात करूं तो देखिए अगर ये कोई सरफेस था, मतलब वही आपका ये हिस्सा मैं दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैंने थोड़ा इस तरीके से इस्तेमाल किया है। ये देखिए यहां पर d ओमेगा बन रहा था सेंटर पर, तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में था। लेकिन अगर एग्जैक्ट ऐसा ना होता, जैसा कि डस्टबिन में मैंने कहा आपसे कैप उठा लेते हैं तो ऐसे ढक्कन रुक जाता है ना, तो अब ये एरिया यहां ट्रांसफर हो गया, तो जो ये नॉर्मल थी, जो ये डायरेक्शन थी, वो जितना ये इधर टेंड होगा उतना ही तो ये इधर टेंड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब डीए कहां पहुंच गया? इस जगह। लेकिन डीए का जो इफेक्टिव हिस्सा लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, वो यहां लेंगे। डीए का कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा 11th में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। खैर एक बात ध्यान रखिएगा, 11th में अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं एक 0 चैप्टर आगे डालूंगा वीडियो, मैं उसमें 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। 1-2 वीडियो के बाद आने वाला है वो 0 चैप्टर नाम से मैं डालूंगा। उसमें क्या होगा, बहुत बेसिक वेक्टर्स, डायमेंशंस, यूनिट्स, ये सब चीजें हैं। या मेरे 11th की वीडियो जो पढ़े हैं उसमें आप देख सकते हैं, 11th की वीडियो से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। वेक्टर में आप उठा सकते हैं, वेक्टर में कंपोजिशन डिवीजन सिखाया मैंने वेक्टर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीए का, डीए cos थीटा। तो यहाँ पर जो डीए का फार्मूला था, देखिए डी ओमेगा जो हमने सीखा था, वो सीखा था डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब डीए नहीं यूज करेंगे, डीए का ये हिस्सा यूज किया जाएगा अगर सरफेस स्लैंट है तो डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स 10th क्लास में पढ़ा होगा शायद, मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स भी आगे मैग्नेटिक यूनिट में पढ़ाऊंगा दोबारा से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लीजिएगा पहले तो। एक चीज और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
और इसके बाद में जो यूनिट है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तो जो मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बिल्कुल पैरेलल होता है मैग्नेटोस्टैटिक, दोनों एक जैसे होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ जाएगी उनको मैग्नेटिज्म में समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मिलते जुलते होते हैं, कुछ टर्म ही बदलते हैं, सिंपल ही बदलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने जा रहा हूं, जरा इसको समझिए क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको, एक थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। देखिए कुछ चीजें थ्योरेटिकली समझ में आती हैं, कुछ प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। कुछ चीजें थ्योरेटिकली समझ में आती हैं लेकिन उनको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ता। कुछ डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट में। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना चाहता हूँ। तो आपको पीछे बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको याद होंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज करिए कहीं से पास हो रही हैं। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया सेगमेंट ले लिया जाए, इस एरिया सेगमेंट में अगर इसका एरिया वेक्टर बनाना चाहें तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा, नॉर्मल होगा। तो इस एरिया का अगर इतने एरिया का हिस्सा मैं कंसीडर करूं, ये एरिया इतना, इस एरिया में छोटा एरिया है, बोर्ड में बड़ा बना दिया मैंने समझने के लिए, स्मॉल पार्ट लिया है, छोटा पार्ट लिया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सैंपल, छोटा पार्ट, तो डिफरेंशियल फॉर्म में ले लिया मैंने। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होती है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, उसमें बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट ही फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखिए जरा गौर से कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और dA यानी एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में छोटा सा एंगल बना है थीटा। जरूरी नहीं कि थीटा एंगल हो, वो जीरो भी हो सकता है, कभी कोई और वैल्यू भी हो सकती है, 90 वगैरह भी हो जाती है, 180 भी हो जाती है। आगे टॉपिक्स में जैसी जरूरत होगी वैसा मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया है, तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो देखिए एक डेफिनेशन जो मैथमेटिकल है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा ये सिंबल है, ये इंटीग्रेशन है, ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है और एरिया या सरफेस यूज करना है, एस भी सिंबल यूज करते हैं और एस भी यूज करते हैं और ए भी यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा मैं ए यूज कर रहा हूं एरिया की वजह से। और ई डॉट डीए ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मेट है, इसको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज करेंगे। थ्योरेटिकली एक्चुअल में क्या है ये भी समझ लो। थ्योरेटिकली कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। जितनी फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से, कवरेज एरिया से पास होके जा रही हैं, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर शेप का एरिया हो, आप इसे सर्कुलर ले सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया। तो ये जैसे एग्जांपल में 4 लाइन पास हो रही है तो इसका फ्लक्स 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट कर लीजिए, मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through any particular area is called electric flux of that area। ये ध्यान रखिएगा उसी एरिया से कंसर्न होगा। दूसरी चीज, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये फ्लक्स किससे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय फाई, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, सब फाई हो जाएगा क्या? तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हमने इसमें सफिक्स में ई लगा दिया है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो यहाँ सफिक्स बदल के बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, बैट। तो ये फाई हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन जो थ्योरी बिहाफ पर बताते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिकल बिहाफ पर, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास हो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो,
वो उसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया के कंसर्न, उस एरिया से क्लोज अटैच्ड। लेकिन अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहे मैथमेटिक्स में तो ध्यान रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट मतलब क्या होता है, डॉट तो सुना है आप लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and area vector D, then closed surface integral give us electric flux। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is called electric flux। अब देखिए, अगर इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर देते कंप्लीट, तो इसका एक फार्मूला बन जाता है E डॉट A। अगर एंगल थीटा डॉट प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लास में 11th में। A डॉट B क्या होता है फार्मूला भाई, बताओ। हाँ सही बता रहे हैं, AB cos थीटा। इस हिसाब से इसको ओपन करें अगर आप, तो फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, EA cos थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया हुआ है। बात आती है यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है ना। यूनिट, डायमेंशन और ये स्केलर है या वेक्टर है, ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। फिजिक्स अगर आपको तैयार करनी है, अच्छे से तैयार करनी है, तो कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आप सीख रहे हैं, लर्न कैसे करेंगे, टॉपिक्स तैयार कैसे होगा, हमारा इंटरेस्ट कैसे होगा। देखिए, बिना इंटरेस्ट कोई चीज अगर पढ़ी जाती है, जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हमें मजा नहीं आएगा, तब तक मन नहीं लगता है। बोझ समझ के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फिर बहुत से सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स क्यों पढ़ी जाए भाई, कुकिंग है, टेलरिंग है, कटिंग है सिंगिंग है, डांसिंग है, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया, फिजिक्स क्यों लिया। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए फिजिक्स के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, मैं हर धीरे धीरे टॉपिक वाइज समझाता जाऊंगा। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, उसका सेंस पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरी चीज उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तीसरी चीज उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, मुझे लर्न होनी चाहिए यूनिट्स, और हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, और हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर है। स्केलर है तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन होगी नहीं। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। अगर हम हर फिजिकल क्वांटिटी पे इतनी चीजें ध्यान देते रहें, तो हमारे टॉपिक्स आसानी से तैयार होंगे। ध्यान रखिएगा। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, प्रैक्टिकल, थ्योरी, ये सब समझा दिया मैंने। अब बात करता हूँ इसकी, है ना, डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया, सिंपल हो गया, फार्मूले की डिस्क्रिप्शन हो गई। अब बात करता हूँ यूनिट पर। तो अगर हम लोग यूनिट बनाना चाहें, तो यूनिट देखिए यहां से बना सकते हो आप। सबसे बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है अगर आप तो देख लीजिएगा पीछे वीडियो हमारे, और यहां से मैं समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन और अपान कूलम, और एरिया की होती है, ध्यान रखिएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम इसकी आपकी ये यूनिट बनेगी, ध्यान रखें। शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम लिख सकते हैं। दूसरी बात, डायमेंशन। अगर डायमेंशन सीखने का मन हो रहा हमारा, और मन क्यों हो, तैयार करना भैया, याद रखना है। तुम्हारे मन से थोड़ा होगा कि नहीं मेरा मन नहीं तो भैया नहीं पढ़ेंगे, जाओ, ये तो हो नहीं सकता, पढ़ना पड़ेगा आपको। हर चीज सीक्वेंस में याद होना चाहिए, सीक्वेंस भी जरूरी है, और हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो न्यूटन की बात करता हूं। न्यूटन आपका m/t-2 डायमेंशन होती है। डायमेंशन वगैरह जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पीछे के वीडियो से हमारे, ठीक है, 11th क्लास के। ये मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा। कूलम की डायमेंशन होती है 80। इनको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ml3t-3, देखिए 80 ऊपर आ जाएगा, और a-1। ये हो गई हमारी डायमेंशन, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन। अब बात आती है स्केलर की वेक्टर। भाई बताओ, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना।
स्केलर है वेक्टर, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो अपने, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, मैं बता ही देता हूँ, शायद आपने जोर डाल दिया होगा, कुछ लोगों ने सही सोचा होगा, कुछ ने गलत। गौर से देखिएगा, ये कौन सा प्रोडक्ट लिखा है बताओ? डॉट। डॉट मतलब स्केलर, नाम ही इसका स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा प्रोडक्ट जो रिजल्ट स्केलर दे दे। तो रिजल्ट तो यही है ना, तो इस कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे की बात करता हूं, तो स्केलर है इसलिए डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इतना समझ में आ गया, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए आगे, फिर आता हूं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अब असली चीज आती है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब मैं गॉस थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं। गॉस थ्योरम में जरूरत जिस चीज की थी वो मैंने आपको सिखा दी। आइए गॉस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अटेंशन रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम तैयार करनी है आपको एनी हाउ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही याद हो जाए, है, फालतू में प्रेशर ना लेना पड़े। गॉस थ्योरम सीखने के लिए सबसे पहली चीज तो इसका स्टेटमेंट जान लीजिए आप। स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है इसको जरूर समझिए पहले, फिर मैं इसको प्रूफ करता हूं। स्टेटमेंट के बिहाफ पर अगर हम गौर करें तो देखिए, डेफिनेशन से समझा देता हूं मैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर मैं लिखा दूंगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनक्लोजेस अटैच्ड ज्वाइन, कुछ भी कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, सरफेस का क्लोज होना बहुत जरूरी है, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल मतलब जितना भी उसके अंदर है। जैसे मैं इसे समझा देता हूं, ये देखिए, ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगर ये कभी नहीं भी है तो हम इमेजिन करेंगे, हम अपनी तरफ से इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो एक गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जितना चार्ज होगा, अगर क्यू चार्ज है तो क्यू लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ चार्जेस है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Q1, Q2, Q3 सो ऑन, तो फिर यहाँ सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा क्यू लिखा जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा। सिग्मा का मतलब हो गया प्रॉपर साइन के साथ, प्लस माइनस जैसा भी है, प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे। ये प्रोडक्ट है, केवल स्केलर वेक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए जरा इसकी पर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये डेफिनेशन लिखता हूं मैं स्टेटमेंट की। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times total charge enclosed by that surface। ये आपका इसकी डेफिनेशन है फाई की। इट इज गिवन एज, अब मैं प्रॉपर वे में फार्मूला लिख रहा हूं, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स और सिग्मा क्यू। ये स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसकी प्रूविंग पे आ रहे हैं, हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं। ये आया कहां से रिजल्ट, कैसे पता चला भाई? तो इसको देख लीजिए जरा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब देख लीजिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, गॉस थ्योरम को
प्रूफ पे आते हैं। स्टेटमेंट खत्म, प्रूफ की बात करता हूं अगर मैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, गौर से देखिए जरा। ये मैंने एक एरिया वेक्टर ले लिया, मैंने पहले आपको सिखा दिया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की ध्यान रखिए, जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर रहती है सरफेस के साथ। अच्छा, ये सरफेस जरूरी नहीं कि रेगुलर हो, मैं थोड़ा जिगजैग ले रहा हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे फील्ड को बनाने में आसानी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ऐसा लेकर लिया है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, जनरल फॉर्म में ले लिया मैंने थीटा की। जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। वी हैव या वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to closed surface integral E dot dA। ये पीछे मैंने अभी आपको टॉपिक सिखाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, phi is equal to closed surface integral E dA cos थीटा। ये तो आपको पता ही है, A dot dA भी cos थीटा, तो E dot dA E dA cos थीटा। इसमें से अभी काम करते हैं, E मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो तब भी नेट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट चार्ज है, इससे यहां तक की डिस्टेंस अगर r ले ली जाए, अपनी तरफ से r डिस्टेंस कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीछे हमने पढ़ाया आपको फार्मूला पॉइंट चार्ज वाला, E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square। याद है ये? याद कर लिया करो जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square। ये हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon naught q by r square और dA cos थीटा। ये dA है पहले से हमारे पास, dA cos थीटा। इसमें से कुछ चीजें कांस्टेंट से बाहर निकाल दीजिए, तो 1/4 pi epsilon naught तो पीछे पढ़ा ही चुका हूं, q बाहर निकल आएगा, ये बचेगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी सॉलिड एंगल पढ़ाना आप लोगों ने, सॉलिड एंगल में मैंने पढ़ाया था आपको स्लैंट सरफेस, डस्टबिन सरफेस कह सकते हो, डस्टबिन का कैप जो पढ़ाया था। तो स्लैंट सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो 1/4 pi epsilon naught q क्लोज सरफेस इंटीग्रल d ओमेगा। अब भैया d ओमेगा मतलब छोटा सा पार्ट सॉलिड एंगल का, लेकिन उसका करना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कंप्लीट पार्ट, पूरा पार्ट। तो कोई भी स्फीयर वगैरह अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 4 पाई, पीछे पढ़ा चुका हूं। इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा कितना था, 4 पाई था। तो इस तरीके से 1/4 pi epsilon naught q into 4 पाई। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो स्टेप ना समझ में आए मैं दोबारा समझा दूंगा, तब तक ध्यान दीजिए। 4 पाई कैंसिल हुआ, तो ये बचा क्या है यहाँ पर 1/epsilon naught, और ये क्या बचा q। तो phi is equal to क्या बना 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ q, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए q/epsilon naught, तब भी कोई बात नहीं, ये भी आपका लिखने का तरीका सही है। अगर बहुत से चार्ज हैं, if there are number of charges q1 q2 डिफरेंट साइन के साथ, तो बस उनका टोटल निकाल लेंगे आप 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ सिग्मा q। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। क्या इतना समझ में आया? नहीं आया? चलो एक बार और सुन लो। सबसे पहले स्टेटमेंट सुनिए गॉस थ्योरम का। वो स्टेटमेंट यहीं से बनाते हैं, यहां से कहीं से बना सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, यानी क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड होना बहुत कंपल्सरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज 1/epsilon naught टाइम्स
Q। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पढ़ा चुका हूं। इसकी वैल्यू भी आप याद रखिएगा, पीछे लिखा दी थी मैंने वैसे 8.85 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लर्न कर लीजिएगा भाई, ये जरूर वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, बहुत जगह यूज होगी। न्यूमेरिकल्स में गिवन भी होती है, नहीं भी गिवन है तो अपनी तरफ से रख लीजिए। तो 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface, ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब हम इसकी प्रूविंग की बात करते हैं। प्रूविंग करने के लिए आप थोड़ा सा जिगजैग सरफेस लीजिए। रेगुलर इसलिए नहीं लिया, लेने के लिए हम स्फीयर ले सकते थे, स्फीयर ले लेते तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते, थीटा 0 हो जाता बस, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फिर स्पेशल नहीं रहता, वो स्पेशल केस बन जाता। हमें जनरल समझाना है। जनरल केस का मतलब थीटा रहना चाहिए, तो इसलिए दोनों के बीच में थीटा एंगल कंसीडर किया है। तो डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टार्ट इसी जगह से करते हैं। वी नो दैट या वी हैव phi is equal to E dot dA closed surface integral, डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए तो क्या आएगा E dA cos थीटा। फिर अब जब यहां पहुंच जाएंगे तो अपने आप सोचेंगे आप क्या करूं मैं इसको, तो अपने आप स्ट्राइक करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, यानी इसकी वैल्यू रखी जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉइंट चार्ज का फार्मूला यूज करिए 1/4 q r स्क्वायर। जब ये यहां रख देंगे आप, कुछ चीजें बाहर निकल आएंगी, स्लैंट सरफेस का हिस्सा बचेगा dA cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये जिगजैग होने की वजह से स्लैंट कंसीडर हुआ है, नहीं तो स्लैंट नहीं होता। इसका नेट वैल्यू d ओमेगा, और d ओमेगा का जब टोटल वैल्यू निकालते हैं तो 4 पाई होती है, वो रख दीजिए, 4 पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू निकल आई। मुझे लगता है आपको तैयार हो गया होगा, नहीं तैयार हुआ तो एक बार और देख लीजिए फटाफट। सबसे पहली चीज आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या कहता है? phi is equal to 1 by epsilon naught into q। इसको आप डिफाइन करेंगे, वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। phi is equal to इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E dot dA, dA ओपन करिए, dA cos थीटा रखिए। अब इसके बाद E की वैल्यू 1/4 epsilon naught q by r स्क्वायर रख दीजिए। इसके बाद जो 1/4 epsilon naught है बाहर निकाल दीजिए, q बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा dA cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये d ओमेगा होता है, d ओमेगा की टोटल वैल्यू 4 पाई होती है, 4/4 कैंसिल कर दीजिएगा। मुझे लगता है आपको तैयार हो गया है। तो इस जगह तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर न्यूमेरिकल के, फिर आगे हम गॉस थ्योरम के कुछ और एप्लीकेशन पे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करता हूं। एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने अपनी शीट बनाई है, उसी से कुछ प्रॉब्लम्स करा दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब पॉइंट चार्ज, ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम समझा रहा हूं मैं आपको जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रो कूलम, देखिए चार्ज है, a point charge of 1.8 microcoulomb is at center of a cubical Gaussian surface of 55 centimeters side. Find the net electric flux. क्वेश्चन कर रहा है find the net electric flux. आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है नेट, और इसमें आपको देखिए वैल्यू गिवन है, एक क्यूबिकल स्फीयर है, उससे पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। याद होना चाहिए आपको कि मैंने अभी आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया, इसका सॉल्यूशन देख लें। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट सिखाया, ध्यान देना, वो क्या है? phi is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। ये आपका गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम।
तो अच्छा जब गौर से देखिए गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में कहीं कहीं कोई रेडियस, डायमेंशन मतलब जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ आया है क्या? तो फ्लक्स निकालने पर जो वैल्यू आती है, ध्यान रखिए, तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्यों है, चार्ज है। तो कुल मिला के जो फ्लक्स है ना वो केवल चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर, किसी उस पर नहीं डिपेंड करता। एक और एग्जांपल पैरेलल दे देता हूं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ूंगा। सपोज करिए अगर Q चार्ज एक R रेडियस के गॉसियन सरफेस में रखा है, मैं एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूं फिर इस पे आते हैं। सपोज करिए कोई Q चार्ज है एक R रेडियस के क्लोज्ड सरफेस में रखा है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इस गॉसियन सरफेस को डबल कर दिया जाए, सरफेस को यानी रेडियस को, अगर रेडियस को r की जगह 2r कर दिया जाए भैया, तो अगर पहले फ्लक्स इस सिचुएशन में फ्लक्स था 750 यूनिट, तो क्वेश्चन कर अब बताइए नया फ्लक्स कितना होगा, नई सिचुएशन पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, बताओ सोचो। क्वेश्चन इज नॉट है, एक बार फिर सुन लो। मैंने कहा है इफ एनी पॉइंट चार्ज q any encloses by a Gaussian surface of radius r, if anyhow radius becomes twice, then what will be the value of new value of electric flux? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नई वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है। आप सोच रहे हैं डबल नहीं, फिर क्या 4 नहीं, साफ साफ बताया ना, it does not depend on radius, does not depend on length, breadth, etc. It depends and depends only and only charge. तो क्या तुमने चार्ज बढ़ाया क्या? नहीं, आपने क्या बढ़ाया यहाँ पर? रेडियस बढ़ाई थी। अगर चार्ज इंक्रीज नहीं किया गया है, ध्यान रखिए, चार्ज अगर इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया गया है तो फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया फ्लक्स भी उतना ही रहेगा। एक और मैं बता देता हूं समझ में। आप एग्जांपल ले लें, एक बल्ब है कोई, उसका ये फिलामेंट है, फिलामेंट को बैटरी से जोड़ा गया है और ये उसका फ्लास्क है, कांच ऊपर से। तो ध्यान रखिएगा जो बल्ब रोशनी देता है लाइट, वो डिपेंड करेगा इस फिलामेंट को मिलने वाली पावर पर। किस पर डिपेंड करेगा? पावर पर, ना कि ये बाहर से जो कांच का कवर है उस पर। ये कांच का कवर डबल कर दे, ट्रिपल कर दे तो क्या ज्यादा लाइट एमिट होने लगेगी? नहीं, जब तक इसको पावर ज्यादा नहीं मिलेगी तब तक लाइट के मैग्नीट्यूड पर असर नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे लाइट का मैग्नीट्यूड होता है, ऑप्टिक्स होती है, लाइट होती है, वो ऊपर के जो कवर है, जो कांच का ढक्कन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कवरेज या गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन ओनली चार्ज। तो इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो चार्ज कितना है जरा देखिए आप गौर से, 1.8 माइक्रोकूलम, Q is equal to 1.8 माइक्रोकूलम। अब ये माइक्रो है, बदल लीजिए, माइक्रो मतलब 10 to power -6 कूलम, ये चार्ज हो गया। हमें फ्लक्स पाना है तो देखिए क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरूरत पड़ती है, कभी कभी दिया होता है किस्मत से, कभी नहीं भी दिया होता। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो याद रख लीजिएगा 8.85 10 to power -12 और चार्ज 1.6 10 to power -6, ये नंबर एक साथ कर लीजिए 1.6 अपॉन 8.85 और 10 to power -6 और +12, डेसिमल हटा दीजिए 160 कर लीजिएगा, 160 अपॉन 885 इंटू 10 to power +6। बाद बाकी तो आप सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपका एक प्रॉब्लम हुआ। एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखिए ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैं इनको समझाने के लिए अपने टॉपिक्स को एक आध एग्जांपल ले रहा हूं। प्रॉब्लम्स अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें लेवल 1 का एक वीडियो होगा, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी जो बोर्ड के स्टैंडर्ड की होंगी। जो लोग बोर्ड्स के लिए केवल समझना चाहें वो लेवल 1 के वीडियो को पढ़ेंगे, उसमें लेवल 1 मेंशन कर दूंगा मैं, टॉपिक का नाम गॉस थ्योरम लेवल 1।
और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं, नीट के लिए या और कुछ एडिशनल आईआईटी वगैरह के लिए, एनडीए के लिए, वो लेवल 2 वाले भी करेंगे। बोर्ड्स के तो करेंगे ही करेंगे। थ्योरी में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखिए, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं। थ्योरी मेरे वीडियोस में जो मैं पूरा डिस्कस करूंगा उसमें बिल्कुल सब कुछ एक साथ होता है, कंबाइंड मिलेगा, उसमें आप परेशान ना हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे की बात करता हूँ। एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ मैं आपको। जितने ज्यादा हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे उतने ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिजिक्स, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स एक तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं समझने लगे, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करने लगेंगे, तब तक फिजिक्स आप समझ लीजिएगा आपको आती नहीं है। फिजिक्स अगर आपको सीखनी है तो न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। एक और मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। इफ क्वेश्चन या एग्जांपल 2, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 2I plus 4J plus 7K and एरिया वेक्टर DA, A कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 10J, A ले लीजिए इसको, 10J। क्वेश्चन कह रहा है देन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप जरा इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E, एरिया गिवन है, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का सिंबल बता चुका हूं मैं, फाई यूज करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देख लीजिए जरा। तो फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट, कुछ भी कह दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ये पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर एंगल गिवन होता EDA cos थीटा कर देते। तो इस तरीके से E की वैल्यू रख लीजिए 2I plus 4J plus 7K डॉट एरिया वेक्टर की वैल्यू देख लीजिए 10J। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना ना, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा, नहीं आता? चलो सिखा देते हैं। 2I plus 4J plus 7K है। डॉट करने के लिए सब, वैसे तो बहुत लोग जो जिनको आता हो तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो नहीं आता तो समझ लें। आप क्या करिए, 0I कर लीजिए, I एब्सेंट है यहाँ से ना, 0I plus 10J plus 0K, ठीक। देखो जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन जिनको शायद 11th में मौज मस्ती में टाइम पास कर दिया हो, उनको दिक्कत होती है। मेरा प्रयास है कि सभी को समझ में आ जाए, सब पढ़ें, सब पढ़ें, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखिए जरा, 0I plus 10J plus 0K, मैंने इसमें J तो था ही एरिया में, I नहीं था और K नहीं था, उनको 0 0 ले लिया। स्केलर प्रोडक्ट का तरीका ध्यान रखिएगा, I वाले का I के साथ, J वाले का J के साथ और K वाले का K के साथ ही प्रोडक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट करेंगे। और ये चीज तो पढ़ाया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, I डॉट J, J डॉट J और K डॉट K, ये 1 होता है। अदरवाइज I और J, J और K या K और I, इनका सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? 0। तो देखिए I से I रिजल्ट देगा, लेकिन I से J 0, I से K 0, ऐसे अदरवाइज। तो I का I से करिए तो 0 × 2 0, J का J से करिए 40, K का K से करिए 0, कुल मिलाकर 40 यूनिट, यूनिट मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम सेकंड वीडियो में सिखाएंगे। लंबा वीडियो हो रहा, प्यास लग रही है, अभी मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अगला वीडियो होगा, थोड़ा और लंबा करूंगा, पानी पी के ही स्टार्ट करूंगा। नमस्कार।